नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस खास बुलेटिन में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में लॉकडाउन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना से बेहाल दिल्ली को लेकर इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में बैठक चल रही है और कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है और इसी के साथ में दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है, वीकेंड लॉकडाउन की चर्चा है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्थिति साफ करेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज उपराज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जो हालत खराब हो रही है उसको लेकर दिल्ली सरकार कदम उठा सकती है, वीकेंड लॉकडाउन लागू कर सकती है। महाराष्ट्र की तर्ज पर यह फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली लॉकडाउन को लेकर। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देश इस वक्त कोरोना वायरस की ऐसी लहर से जूझ रहा है जिसका कोई अंत नजदीक नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में देश के स्वास्थ्य तंत्र की पोल खुल चुकी है, हर जगह पर बदहाली है। एक तरफ ऐसी बद इंतजामी है जिससे लोगों में लगातार संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अगर संक्रमित हो गए तो दूसरी बद इंतजामी से आप बच ही नहीं पाएंगे। ये बदहाली ऐसी है जिसमें बेड नहीं मिल रहे, बेड मिल रहे तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। हालत ऐसे है कि ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। कोई भी बड़ा शहर हो इस समय दो चीजों की कमी से जूझ रहा है, एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश का रायसेन का हाल बेहद डरावना है। मरीज बाहर तड़प रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन। तो वहीं एक और खतरनाक तस्वीर सामने आई है। खतरनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर बीती रात एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा अंतिम संस्कार किए गए, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दिल्ली में भी कोरोना ने कमर तोड़ दी है और ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन की चर्चा तेज हो चुकी है। अब ऐसे में जहां केंद्र सरकार हालात को काबू में बता रही है तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि ना तो टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। कि हम 8 एयर कंसंट्रेटर की यूनिट लगा रहे हैं, 4 कंप्लीट हो गई मेरी। उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा और सिवनी 4 कंप्लीट हो गई। वहां से ऑक्सीजन मिलने लगी, हवा से सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन। 4 पे और काम चल रहा है, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, जबलपुर। जैसे तेजी से काम हो सकता हम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने एक व्यवस्था और की है। और सीधा रुख दिल्ली का करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? सीधा रुख दिल्ली का। जैसा मैं लगभग हर रोज़, हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूं और स्थिति को आपके सामने रखता हूं। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए
उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। खबर आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो बहुत ज्यादा चिंता वाले थे। अब दिल्ली में वीकेंड
कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है, शादी के लिए कर्फ्यू पास होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ही शादी के कार्यक्रम निर्धारित किए हुए थे, तमाम तरह की तैयारी की हुई थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रेस्टोरेंट्स में जिस तरीके से होटल्स में पहले लोग खाना खाते थे जाकर, उस पर रोक लगाने की बात, स्पा सेंटर्स को बंद करने की बात, लेकिन साथ में यह एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिनेमा हॉल्स को लेकर भी उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अपना इसको लेकर अपनी बात कही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वीकली कर्फ्यू और इसके साथ ही कई तरह की चीजों पर दिल्ली में अब असर पड़ेगा। वीकली कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। आपको बता दें कि सुबह से ही उपराज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक चल रही थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वीकली लॉकडाउन लग सकता है, और अब वीकली कर्फ्यू का ऐलान किया है। मिनी लॉकडाउन एक तरीके से इसको कह सकते हैं वीकली, लेकिन साथ में कुछ पाबंदियों के साथ में लोगों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में अब वीकली कर्फ्यू होगा। शादी को लेकर पास जारी किए जाएंगे, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें छूट देने की बात, और इसको लेकर तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाएगी कि किस तरीके से स्थिति को बनाना है। और उपराज्यपाल के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक करना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के अधीन आती है और ऐसे में एक पक्ष केंद्र सरकार का भी आ जाएगा। इसलिए और आज की इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में अब वीकली यानी कि वीकेंड्स पर कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, सुबह से जब से ही ताजा आंकड़े सामने आए, उसके बाद से ही सभी की नजरें दिल्ली पर थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर थी, क्योंकि आज उनकी मुलाकात होनी थी, बैठक उनकी होनी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होनी थी। और इस बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान के साथ ही यह कह दिया है कि अब दिल्ली में वीकेंड्स पर कर्फ्यू रहेगा। एक जो शिकायत लगातार थी कि दिल्ली में अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 5000 बेड खाली हैं और अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कुछ अस्पतालों में हो सकता है कि बेड ना हो, लेकिन साथ में लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि चूजी ना बने, यानी कि कुछ ही अस्पतालों में जाने की जिद ना करें और जो बाकी जगहों पर जहां पर जगह खाली है वहां पर जाएं। क्योंकि सुबह तक खबर यह थी कि 97 से लेकर 80 अस्पताल ऐसे हैं, 97 में से 80 अस्पताल ऐसे हैं जो लगभग फुल हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। साथ में ये दावा किया है कि अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। 5000 से आसपास की उन्होंने बेड की बात कही है और कहा है कि 5000 बेड हैं। लेकिन ये बड़ा फैसला, और इस फैसले के बाद अब यकीनन उत्तर प्रदेश में भी ये मांग बढ़ सकती है, क्योंकि जो रात तस्वीरें सामने आई हैं, लखनऊ में 2-2 दर्जन अंतिम संस्कार एक साथ हुए हैं। उसके बाद ये मांग बढ़ सकती है कि दिल्ली के बाद दिल्ली से सटे जो शहर हैं वहां पर या फिर लखनऊ में भी कम से कम साप्ताहिक कर्फ्यू या लॉकडाउन की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दिल्ली में आंकड़े बढ़े, वो नींद उड़ाने वाले थे। और यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, साथ में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सिनेमा हॉल 30% की क्षमता के साथ चल सकते हैं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का यह फैसला किया है और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
और इसी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए सुजाता पॉल हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम एएनबी न्यूज पर। अश्वनी शाही हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजाता पॉल मैम, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपने सुना कि किस तरीके से वीकली कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा, क्या कहेंगे मैम? ये पहले ही हो जाना चाहिए था। जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने थे वो हमारे को पहले लेने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा कि केंद्र सरकार को किस प्रकार से चुनावों की ज्यादा चिंता है, कुंभ की चिंता है। प्रधानमंत्री जी खुद पोस्टरों पे आते हैं और पोस्टरों पे उनका चेहरा हम देखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं जी इलेक्शन रैली भी करो, और तीसरी तरफ कहते हैं कुंभ में आ जाओ। तो सबसे बड़ा जो ये सुपर स्प्रेडर कुंभ है, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली में अगर ये हाल है, आप समझ सकते हैं ये राजधानी है जहां सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वहां पे भी स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। आपने देखा होगा कि कल किस प्रकार से केसेस जो है 2 लाख पार कर गए। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये 5 लाख तक भी पहुंच सकता है प्रतिदिन का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी मौतें भी हो सकती हैं, कितनी भी कम आप परसेंटेज रख लीजिए, लेकिन मौतें तो हो रही है ना। इसका मतलब है कि जहां जहां हमें रोक लगानी चाहिए थी वो नहीं करी गई। अब प्रधानमंत्री जी ने भले ही सबको कहा है कि आप कुंभ में आइए, इन्हें सबसे पहले कुंभ को यहीं पे रोकने की जरूरत है। हम माँ गंगा को कैसी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बचाकर या लोगों को मौत के घाट उतारकर गंगा में लोटे के माध्यम से उनको भेजकर? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल अश्वनी शाही जी, शर्म आ रही है, शर्म महसूस हो रही है? 2 लाख से ज्यादा केस, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। शर्म की बात अगर कांग्रेस की हमारी नेत्री कर रही हैं तो बहुत ही निहायत ही संवेदनहीन होकर ये बात कर रही हैं। इस समय क्या शर्म भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही आनी चाहिए? जी मोहित जी, क्या इस समय ये शर्म जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ही करना चाहिए? मेरा सवाल है, कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है? ये लोग हिंदुस्तान के निवासी नहीं हैं क्या? ये लोग संवेदनहीन हो गए हैं? मोहित जी, अश्वनी शाही जी, सरकार में कांग्रेस है या बीजेपी? मोहित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो सर रखिए सर बात। मैंने सुना जी, सुजाता जी की बात मैंने सुना और आपकी बात मैंने सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, क्या सुजाता जी की पार्टी और सुजाता जी देश की निवासी नहीं है? इतनी संवेदनहीन हो गई है, शर्म नहीं आनी? अगर इस तरीके की बात इतने बड़े संवेदनशील विषय पर अगर हम लोग करेंगे तो ये मान लीजिए कि कोई नैतिकता नहीं बची है कांग्रेस पार्टी में। सुजाता जी सुन लीजिए, मैंने सुना है, आप बीच में क्यों बौखला रही है? अश्वनी शाही जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये भी तो बताइए ना कि जब देश पूछ रहा है कि आखिरकार 1 साल के बाद भी हमारे हालात ऐसे हैं कि एक दिन में 2-2 लाख जो केस आ रहे हैं, वहां पर कुंभ चल रहा है, आप कुंभ पर रोक नहीं लगा सकते, आप रैलियां नहीं रोक सकते। जी, बीच में अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरे जवाब का दूसरा अर्थ पूरे संदेश चला जाएगा। रखिए सर। सुजाता जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीच में बौखला क्यों रही है? जी रखिए आप। अगर मुझे शर्म आ रही है भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, तो इनको भी शर्म आनी चाहिए। कौन सा कुंभ हो रहा है महाराष्ट्र में? जरा बताएं मुझको, कौन सा कुंभ हो रहा है छत्तीसगढ़ में? मुझे बताएं, क्या वहां की सरकारों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया था? ये मामले 10 दिन के हुए हैं। 10 दिन में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी चीजें हो जाएंगी। पूरे देश में इस समय एक गंभीर त्रासदी चल रही है। मोहित जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 10 दिन पहले 4-5 राज्यों को छोड़ दीजिए, कहीं इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और इस समय देश को एक साथ उठकर खड़े होकर सोचना चाहिए। ये हमारे और तुम्हारे करने का समय नहीं है। जो सुजाता जी इस तरीके से बैठकर यहाँ पर, या कांग्रेस पार्टी ये क्या करें? इनकी भी मजबूरी है। इनके एक ज्योतिषाचार्य हैं राहुल गांधी जी, वो बहुत पहले उनको सपना आ जाता है कि ये होने वाला है, लेकिन उनकी सरकार पंजाब में है, उनकी सरकार महाराष्ट्र में है, उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसको वो नहीं बता पाते हैं वो सपना। उस सपने को वो उनको नहीं बता पाते हैं। वो देश को सिर्फ मोदी जी को सुनाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर फेल हो रहे हैं। सुजाता जी सुनिए, सुझाव लेने को तैयार नहीं अश्वनी है। शाही जी, सुजाता मैं आपका कमेंट लूंगा। अश्वनी शाही जी, लखनऊ की वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं सर, वो तस्वीरें देखने के बाद सर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वो तस्वीरें 2-2 दर्जन अंतिम संस्कार एक जगह हो रहे हैं लखनऊ में,
और आप लखनऊ में ये कह रहे हैं कि उतनी मौतें तक नहीं हो रही है जितनी वहां पर संस्कार किए जा रहे हैं। मोहित जी, जी मैंने पहला एक लाइन कहा कि संवेदनशील होना जरूरी है और हम लोग संवेदनहीन नहीं है जी लेकिन लखनऊ में मैं रहता हूँ, ये इसके पहले आपको कभी पता है कि कितनी लाशें वहां जलाई जाती हैं, कितने प्लेटफॉर्म हैं वहां? जी कल रात की घटना मैं मानता हूँ दुखद है, ये चीजें अचानक वहां पर कई चीजें, देखिए बिजली का जो सौदागृह है वो उसमें भी लाशें जाती हैं, 1 घंटा लगता है, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाता है तो लाशों की लंबी लाइन हो जाती है। तो सरकार ने वहां पर अतिरिक्त लकड़ी की व्यवस्था की और प्लेटफॉर्म वहां पर उसने है, कल वो हुआ है, ये मैं मानता हूं कि कल ये घटना हुई है, 40 से 2 दर्जन तो मतलब 25 से ऊपर हुई है, कल कुल मिलाकर 50-60 दाह संस्कार वहां हुए हैं, जो कि लखनऊ के उस घाट पर 30, 35, 40 तो रोज की घटना है। और हम लोग आज मान रहे हैं ये स्थिति भयावह है मोहित जी, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमको शर्म क्यों आएगी, हमको दुख होना चाहिए। शर्म किस बात का है? दुख है कि हमारे भाई बंधु, हमारे देश के निवासी मौत के गाल में समा रहे हैं और जिसके वजह से आज हमने अचानक ये नहीं सोचा था, पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा था मोहित जी कि दूसरी वेव इतनी खतरनाक होगी। और अब जो भी पिछले साल हम लोगों ने यही जंग जीता था, थोड़ा सा अचानक चीजें बढ़ने से तो अफरा तफरी मच जाती है। पूरे देश में किसी भी राज्य के पास ऐसी चीजें नहीं है कि अचानक एक शहर में 5000 मरीज एक दिन में आ जाए तो सब कोई भी व्यवस्था अस्पताल की कर ले, मोर्चरी की कर ले या शमशान घाट की कर ले। तो ये व्यवस्थाएं करने में टाइम लगता है मोहित जी, ये ऐसा नहीं है कि हमें पूरा 1 साल हो गया। 1 साल में हम 70-80 पर भी आ गए थे मोहित जी, 1 साल हो गया, 70-80 पर भी आ गए थे। अचानक दूसरी वेव आई, हमारे पास राहुल गांधी की तरह ज्योतिषाचार्य नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है। आप बार-बार राहुल गांधी पर तंज कस रहे में कमेंट ले ही लेता हूं मैम का। सुजाता जी, राहुल गांधी को लेकर बार-बार इशारा कर रहे हैं अश्वनी शाही जी, क्योंकि देखिए ये बार-बार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये इनके नेता किस प्रकार की रैली कर रहे हैं, सरकारों को गिराने का काम, पैंडेमिक का इस्तेमाल, लोगों को मारने का काम। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों की ढेर पर राजा उत्सव मनाएगा। टीका उत्सव मनाने चले थे, लोगों की लाशों की ढेरों पर आप उत्सव मना रहे हैं। ये कौन सा वाला उत्सव बताया था प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री किस तरह का नाटक कर रहे हैं, किस तरह का इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ये जो मैनेज नहीं हो पा रहा उनसे। उन्हें तो शौक है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, किस प्रकार से रैली हो, तमाम लोगों को आप मुश्किलों में डालें। आप बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की शुरुआत मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हुई थी। पहली बात, वहां पे जिन देशों से लोगों के आने के पर पाबंदी लगी थी, उनमें बहुत से ऐसे देश थे जिन पर पाबंदी तभी लगाई जानी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस बात को सरकार ने माना भी है। उसके बाद वहां टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई, आपको याद होगा धारावी में बहुत केसेस आए, मगर जिस प्रकार से उसे कंट्रोल किया गया, WHO ने उसको बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल भी माना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि कल भोपाल में किस तरह की मौतें हुई, कितनी लाशें जलाई गई। रायसेन में बहुत खतरनाक तस्वीर देखी हमने, लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते हुए हमने देखा। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि हमें दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और हर राज्य की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की तस्वीर आप दिखाइए, क्या हो रहा है? सर हम दिखा रहे हैं, ये हमारा तुम्हारा करने का समय नहीं है मोहित जी। अश्वनी शाही जी, सबसे पहली तस्वीर हमने महाराष्ट्र की दिखाई थी, महाराष्ट्र की सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी, हमने दिखाया था कि किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वहां पर, लेकिन उन्होंने कदम उठाए। सर क्या आप भी इतना बड़ा हिम्मत रखते हैं? क्या आप इस तरह का कड़ा कदम उठाएंगे उत्तर प्रदेश में, इस तरह की कार्रवाई करेंगे? अश्वनी जी, आप टेलीविजन एंकर होकर इस तरीके से सवाल अगर उठा रहे हैं, नहीं अश्वनी जी, मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में कदम उठाया, दिल्ली में अब कदम उठाया है, क्या उत्तर प्रदेश में कदम उठाए जाएंगे? अश्वनी जी, क्या उत्तर प्रदेश में कदम उठाए जाएंगे? लखनऊ में क्या लखनऊ में लॉकडाउन लगेगा महाराष्ट्र की तर्ज पर? अश्वनी जी, मोहित जी 50% से ऊपर महाराष्ट्र में 60,000 70,000 महाराष्ट्र में केस आ रहे हैं, क्या कदम उठाए गए बताइए जरा? कौन से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई वहाँ? ऑक्सीजन आज भी कम है वहाँ। पंजाब में क्या स्थिति है? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपकी इस बात का जवाब सुजाता पॉल जी से मैं लूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, जो हिम्मत महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई है, जो हिम्मत दिल्ली सरकार ने दिखाई है, ये सख्ती करने की, आप दिल्ली में उठाएंगे, उत्तर प्रदेश में उठाएंगे, लखनऊ में उठाएंगे? सर मुझे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा जी सर। उत्तर प्रदेश लखनऊ में
आज पूरे देश में टेस्टिंग सबसे ज्यादा हुई, ये रिकॉर्डेड है। पूरे देश में 23 करोड़ की जनता यहाँ पर है और किसी के पास 8 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है। अगर उसका प्रोपोर्शनेट उठा लीजिएगा तो छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे आएगा पूरे देश में। 2.5 करोड़ की आबादी है वहां की। आप इस तरीके की जो बात कर पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वहां सबसे बेहतर व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश में मोर्टेलिटी रेट कम हो गई थी। उत्तर प्रदेश में हाँ इधर बढ़ा है, मैं मान रहा हूँ, उसको खुले मन से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सुजाता जी की तरह मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा आने वाले 4 से 5 दिनों में हम किस तरीके से स्थितियां कंट्रोल करते हैं। टेस्टिंग बढ़ाने के बाद सारी व्यवस्थाएं हमने किया है। लेकिन सुजाता जी, क्या लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू जैसा कोई प्रावधान करेगी सरकार उत्तर प्रदेश में? आपने खुल के पूछा ना, आपने खुल के पूछा जी। यही लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब किया तो लोगों ने कहा कि बिना मतलब का लॉकडाउन क्यों कर दिया। हम लॉकडाउन अब नहीं कर रहे हैं, वो सवाल आप भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। क्या मतलब है इसका मतलब कि कांग्रेस जो है देश के साथ नहीं है और ये खून की बात कर रही है सुजाता जी। तो मैं बताऊंगा, रक्त रंजित इतिहास की साक्षी कांग्रेस 84 के सिखों का नरसंहार भूल गई क्या? तो आज लाशों की बात कर रही है। आज लाशों की बात नहीं मोहित जी, अभी इन्होंने किया है लाशों की बात कि लाशों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हिंसा की बात किया इन्होंने। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 84 में कितने सिखों को इन्होंने कटवाया? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। सुजाता जी जवाब दीजिए। जो सरकार लोगों के साथ नहीं है, लोगों को लाशों में तब्दील कर दे रही है, वो राष्ट्र विरोधी सरकार है। जो सरकार केवल ये चाहती है कि आज कोरोना के समय में भी सरकारों को गिराए, जो सरकार चाहती है कि लोगों को लाशों में परिवर्तित करने के लिए इलेक्शन रैली करे, जो सरकार चाहती है कि कुंभ मेले में शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस का रक्त रंजित इतिहास रहा है। कांग्रेस जो है इस कदर इस देश में खूनी खेल खेलती रही है, वो प्राकृतिक आपदा से उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। आप प्राकृतिक आपदा के लिए दोषी बता रही है। ये गुलाम है अपने आप छत्तीसगढ़ को देखिए 2.5 करोड़, पंजाब को देखिए क्या स्थिति है पंजाब की, उत्तर प्रदेश की तुलना हम पाकिस्तान से बड़ा उत्तर प्रदेश देश है। आपने अपनी बात कही, उन्होंने सुना, अब उनकी बात भी सुन लीजिए सर। मैं सुन रहा हूँ। प्रधानमंत्री एक फेल्ड प्रधानमंत्री हैं और उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चरण चाटुकारिता करते हैं उनकी, ये बताते हैं कि ये सक्षम नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, उनको कहा जा रहा है, बहुत समय से कहा जा रहा है कि आप बच्चों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब कैंसिल करते हैं तो शिक्षा मंत्री आकर कहते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने लिया। प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया इलेक्शन रैली करवाने का। प्रधानमंत्री ने लोगों को निमंत्रित किया कुंभ में आने का ताकि कोरोना फैले। तो इसका मतलब है कि ना तो इनका कोई मंत्री सक्षम है और ना प्रधानमंत्री जी सक्षम है इस स्थिति को संभालने के लिए, और हर चीज को प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जहां गलत होता है तो उसका श्रेय भी इन्हीं प्रधानमंत्री को जाएगा। और हमने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, या जिन्होंने इनको वोट दिया उनका नहीं, वे हर एक के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, और अगर जिम्मेदारी है तो मेरा अधिकार है कि मैं उनसे सवाल करूं। सुजाता जी 2 पॉइंट, एक तो देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से जो टीका उत्सव है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, आपने भी अपनी बात कही। आपको नहीं लगता कि जितना ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाया जाएगा इस महामारी से लड़ने में उतनी ज्यादा हमें क्षमता मिलेगी, ताकत मिलेगी? दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा क्या कांग्रेस तब भी सवाल नहीं उठाएगी अगर सख्ती की जाएगी? देखिए, सख्ती जिस तरह से पिछली बार हुई थी, आपको याद है, एकदम अनप्लान्ड लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद लोग घर जाने लग गए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हो गए। जहां तक बात है बीमारी की, तो बीमारी को उत्सव नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लोगों को आगाह करना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए और उनको एक संवेदनशीलता के साथ ये भी समझाना चाहिए कि क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए।
जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह से कहेंगे कि ये टीका उत्सव है, तो ये टीका उत्सव नहीं बोलना चाहिए था उनको। ये शब्दों का चयन उनका गलत था, इसकी सीरियसनेस को उन्होंने कम कर दिया। और फिर जब वो इलेक्शन रैली कर रहे थे तो वो गलत मैसेज दे रहे थे, और इसीलिए क्योंकि वे मेरे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये सुझाव है कि लॉकडाउन जब आवश्यक हो गया है तो इसको आगाह करते हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि जगह जगह लॉकडाउन किया जाना होगा। आप लोग सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और अपने अपने घरों में रहिए, तो लोग अपने आप जहां उन्हें जाना है वो इस वक्त पहुंच जाएंगे। ठीक है अश्वनी शाही जी, आपने पूरी बात सुनी। 2 पॉइंटों को लेकर सीधे तौर पर गंभीरता प्रधानमंत्री मोदी की, दूसरी तौर पर तैयारियां, लॉकडाउन को लेकर जब सवाल उठाए गए थे तो तैयारियों की वजह से उठाए गए थे। तैयारी कीजिए सर। अश्वनी शाही जी। पॉइंटेड सवाल सुजाता जी ने उठाया है। पॉइंटेड मैं अपेक्षा करूंगा सुजाता जी बीच में नहीं बोलेंगे जी। इन्होंने पहला उठाया सवाल कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शब्दों का चयन करना चाहिए और सीबीएसई की मांग इन्होंने की। भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री वो हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के सलाह की जरूरत नहीं है। ये चिल्लाएं न चिल्लाएं, कांग्रेस ने जो सलाह दिया, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई थी उसके लिए। टीकाकरण के लिए और सब चीज के लिए सर्वदलीय बैठक सारे मुख्यमंत्री आए थे, इनके भी मुख्यमंत्री आए थे। ये उसके लिए अपने मुख्यमंत्रियों से सलाह ले सकती हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने जो टीका उत्सव का नाम दिया, मैं सीबीएसई से शुरू करता हूं। सीबीएसई का अगर फैसला शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी की बैठक में हुआ तो उसमें इनको मिर्ची क्यों लग रही है? भारत सरकार जो है कोई भी फैसले लेने के लिए सक्षम है, वो कोई भी ले सकता है। शिक्षा मंत्री जी कोशिश करें, प्रधानमंत्री जी करें, इसमें इनको दर्द नहीं होना चाहिए। इनको दर्द है कि मोदी जी क्यों जो है इतनी फुटेज पा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने हिंदुस्तान में जब टीकाकरण हुआ मोहित जी, तो कुछ लोगों ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कुछ लोगों ने कहा ये इम्पोर्टेंट बनाती है। इस तरीके की चीजें भी कही गई। और आज इस टीकाकरण को उन्होंने उत्सव बनाने के लिए इसलिए कहा कि इससे एक माहौल बने और सभी लोग टीकाकरण में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। फिर बीच में बोल रही हैं, आप इन्हीं से बात करा लीजिए मोहित जी। नहीं, बीच में बोल नहीं, आप इन्हीं को बोल रहे हैं। इतनी भी नाराजगी मत कीजिए, इतनी भी नाराजगी मत कीजिए। लेकिन सर सवाल वो जब लोग ही उठा रहे हैं सर, लोग भी ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप उत्सव कह रहे हैं लोगों की मौत पर, और आप कह रहे हैं कि इससे लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश थी, तो आखिरकार कितने लोगों को वैक्सीन लगी गई? जो रफ्तार आज की रफ्तार है सर, उस रफ्तार से भी चले तो सालों के बाद पूरे देश में लगेगी। देखिए मोहित जी, अगर उत्सव कहने का मतलब हिंदुस्तान में, तो मैंने वही तो कहा आपसे कि यहाँ पर विपक्षी जब ये कहते हैं कि टीका हम नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कांग्रेस ने नहीं कहा, जिन्होंने उसके बाद आज टीकाकरण के उत्सव पर वो कर रहे थे। बात सुजाता जी से जवाब लीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों को सर बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, सीधा रुख उसका करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सरकार ने क्लास में 5, 8, 10 के छात्रों को प्रमोट किया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें कोरोना वायरस के चलते बिगड़ रही थी, उसके चलते एक बार फिर से ये बड़ा फैसला पंजाब सरकार के द्वारा लिया गया है। बिना एग्जाम के छात्रों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, यानी कि प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की समीक्षा बैठक के बाद में यह फैसला सरकार ने लिया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार ने क्लास 5, 8 और 10 के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। बीते रोज ही केंद्र सरकार ने सीबीएसई की अगर हम बात करें तो 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया था। उनकी जो परीक्षाएं थी एक तरीके से रद्द कर दी गई थी। साथ में 12वीं के जो छात्र हैं उनको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं की है, उनकी परीक्षाओं को टाल दिया गया है। उसको लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श होगा, लेकिन एक बार फिर पंजाब सरकार के द्वारा ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। स्कूलों को लेकर लगातार पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की मांगे देखने को मिल रही है, लेकिन ये बड़ा फैसला पंजाब सरकार के द्वारा लिया गया है। कोविड समीक्षा की बैठक थी आज, और इसमें खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बड़ा फैसला लिया है। समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए हैं, अपना ये आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पंजाब से।
रुख फिर से चर्चा का करेंगे। सुजाता पॉल जी, जवाब दीजिए मैम। जी देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही और इन्होंने कहा कि टीका नहीं लेंगे, तो कांग्रेस ने ये नहीं कहा। जिन्होंने कहा आप जाके उनसे बात करिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कांग्रेस हमें नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है। महाशय, ये बात आप बोलते बोलते 7.5 साल होने को आए हैं, आप भूल गए हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। बिल्कुल। मोदी जी तानाशाह नहीं है। और ये लोकतंत्र की एक प्रणाली होती है जिसमें सरकार में एक दल होता है जी। और विपक्ष में दल होते हैं। जो विपक्ष होता है उस सरकार को जो सलाह देती है या सरकार से सवाल करती है, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए और विपक्ष के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, तभी देश की जनता का हित होता है। इन्होंने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लोकतंत्र के होते हैं उन्हीं को भुला दिया जब ये कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। जब किसी चीज की सीरियसनेस होती है और वहां पे अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना की और हम उत्सव बोलने लगेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने जागरूक नहीं होते। उन्हें लगता है अच्छा अगर टीका लगा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। भाई महाशय, आप बता दीजिए ना, टीका लगाने के बाद क्या सावधानी नहीं बरतनी? इस सीरियसनेस को कौन बताएगा? अगर प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं कि हमें मतलब आपने पता नहीं क्या शब्द इस्तेमाल किए कि हमें दिक्कत होती है प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर बोले। नहीं, हमें दिक्कत नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रतीक होते हैं। लेकिन जब आपके मंत्री अनाप शनाप के बयान देते हैं, गलत फैसले लेते हैं और कुछ नहीं होता और सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जाता है, लेकिन जब ऐसा काम किया जाता है जो देश हित में हो और फिर आप कहें कि नहीं जी प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये आपकी पार्टी को एक बुरी लाइट में दिखाते हैं। मैं तो इसलिए आपको कह रही ठीक हूँ है मैम। क्योंकि आप दल कोई भी हो, लेकिन सरकार में आप हमारी है। ये हमारी सरकार है, बिल्कुल। ये केवल आपकी सरकार नहीं है, इस बात को समझिए। और इस वक्त क्योंकि कोरोना काल है और लोगों की जिंदगी को हमें बचाना है, इसलिए हमें साथ मिलकर हर एक का सुझाव लेकर आगे बढ़ना है। आपको परेशानी होती है राहुल गांधी के नाम से, हमें परेशानी नहीं होती अगर प्रधानमंत्री मोदी सबकी बात को सुने। आप मुझे बताइए ना कि प्रधानमंत्री ने तो अनप्लान्ड लॉकडाउन और जो रैली कुंभ ये सब किया, लेकिन क्या राहुल गांधी ने वार्न नहीं किया था कि कोरोना आने वाला है? और क्या प्रियंका गांधी ने नहीं कहा था कि जो बच्चों के एग्जाम है उन्हें कैंसिल कर दिए जाए, उन्हें पोस्टपोन कर दिए जाए? आखिर में तो आपको वही करना पड़ता है जो राहुल गांधी कहते हैं, या इस केस में प्रियंका गांधी ने कहा। तो आप कब तक उनको अटैक करते रहेंगे? लोग इस चीज से को देखकर समझ चुके हैं कि जब आप काम नहीं कर पाते तो आप इन्हें अटैक करते हैं। अब कोरोना के समय में कम से कम हम सबको मिलकर सही कार्य, सही दिशा ठीक है में मैम। कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है अश्वनी जी, आप जवाब भी देना चाह रहे हैं, साथ में जो पहले भी सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं हो पाया था कि गंभीरता जिस तरीके से होनी चाहिए थी लॉकडाउन को लेकर पिछले साल वो नहीं थी, जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इस बार अगर इस तरह की हो तो जरूरी है, क्या सरकार कदम उठाएगी? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि लखनऊ में तस्वीर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ही गंभीर सवाल है और संवेदनशील सवाल है आपका, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। पिछले साल की परिस्थितियां देखिए कुछ दूसरी थी। पिछले साल जब ये महामारी आई थी तो कोई सब लोग अनजान था, पूरा देश अनजान था। हमारे देश में एक लैब हुआ करती थी और आज जो है उत्तर प्रदेश में ही 350 लैब से 400 लैब से ऊपर है, 350-400 लैब के आसपास है। हम लोग पीपीई किट बनाने में बहुत आगे हो चुके हैं। हम लोगों ने नाम ही नहीं सुना था पीपीई किट क्या होता है। एक आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर और नर्स पेशा से छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने कोई जो है मास्क लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर छोड़कर और हॉस्पिटल नर्सिंग होम छोड़कर कोई मास्क लगाकर चलता भी नहीं था जी। इसमें हम लोगों ने जो महारत हासिल की, वेंटिलेटर हमारे एक एक शहरों में, बड़े हॉस्पिटल अगर 10 हैं तो कुल मिलाकर 25-30 वेंटिलेटर हुआ करते थे। और आज जो है देखिए कि हम वेंटिलेटर खुद हिंदुस्तान में बनाने लगे, पीपीई किट बनाने लगे, बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने अचीव किया। स्वास्थ्य की सुविधाओं में हम लोगों ने अपने कमी को झेलते हुए, जो बहुत पीछे थे, हमने अपने आप को बहुत उच्चीकृत किया। लेकिन उसके बाद ये जो लहर आई, अभी तक तो एकदम से समझ लीजिए कि ग्राफ नीचे हो गया था। एक उत्तर प्रदेश की बात आपने की, मैंने कहा कि 70 से 85 के बीच के मामले रोज के रह गए थे, ये जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं।
तो धीरे धीरे एक ह्यूमन नेचर है या जो भी रहा, या गलती कहें हम इसको, हमको कोई गुरेज नहीं है इसको गलती भी कहने में, कि हमने शिथिलता थोड़ी सी बरती और अचानक अभी 10 दिन पहले जो कि 4-5 प्रदेशों में था, वो चीजें उत्तर प्रदेश से लेकर सभी प्रदेशों में अचानक बढ़ गई। दिल्ली में भी कुछ नहीं था। अचानक बढ़ने पर कुछ जरूरत से ज्यादा लोड पड़ जाता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की सरकार हो। आपने ये कहा तो मैं मान रहा हूं उस चीज को, संवेदनशील होते हुए सारी व्यवस्थाओं में हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जन की हानि न हो इसकी पूरी व्यवस्था हो रही है। अब कहीं चूक हो जा रहा है तो चूक को मैं कहूंगा कि वो चूक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि चूक हो रही है, तो हम लोग भी मानव हैं। दूसरी बात, मैं सुजाता जी का जवाब देना चाहूंगा मोहित जी आपके माध्यम से। इन्होंने लोकतंत्र के बेसिक्स को कहा कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी पालन नहीं कर रहे हैं और विपक्ष की सलाह नहीं ले रहे हैं। तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो विपक्ष पहले बने, विपक्ष की भूमिका निभाना सीखे, फिर सत्ता पक्ष को सलाह दे। दूसरा मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की शिक्षा न दे। तीसरी बात मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, पूरे विश्व में एक डायनेमिक ऊर्जा और डायनेमिक छवि बनाकर चलने वाले हैं, जिसका इन लोगों ने हमेशा आज अपना प्रधानमंत्री कह रही हैं। मैं मानता हूं कि इनके भी प्रधानमंत्री है वो, लेकिन इन लोगों ने उनकी हमेशा टांग खींचने का काम किया है। और दूसरी तरफ देखिए, सुन लीजिए सर, दुनिया ये भी नहीं, पहले मैं कह रहा हूं, पहले मैं कह रहा अश्विनी हूं। शाही जी देखो, देखिए बात आपकी जहां तक ठीक है, लेकिन सवाल भी दुनिया उठा रही है, वो हंस रही है कि आप अपने हॉस्पिटल सही तरीके से तैयार नहीं कर पाए, एक साल का आपको वक्त मिला, आज भी आपकी स्थिति इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अस्पतालों के बाहर कतारें लगी हैं। अस्पतालें तो अस्पतालें, कब्रिस्तानों के बाहर, शमशान घाटों के बाहर सर लाइनें लगी हैं। अरे अब ये बताइए, पिछली बार, मैं पूरी बात तो होने दीजिए, पिछली बार भारत में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मा सेंट्रलाइज करके लिया हुआ था। आज जो है सभी प्रदेशों के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई है कि लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, आपको क्या करना है। तो क्यों नहीं, फिर अगर ये सुजाता जी कह रही हैं, सवाल उठा रही हैं, तो महाराष्ट्र से सवाल क्यों नहीं पूछती हैं। राहुल गांधी को इन्होंने अभी कहा कि उन्होंने सलाह दी थी, तो इसका मतलब महाराष्ट्र को सलाह नहीं दी थी, जहां इनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ को सलाह नहीं दी थी कि आने वाला है भाई व्यवस्था कर लो। महाराष्ट्र में आज 63,000 मामले हैं, उत्तर प्रदेश में 20,000 मामले हैं। दोनों में देखिए महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। आप मोहित जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये क्यों इस तरीके की चीजें होती हैं। तो राहुल गांधी जी को महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को भी तो बताना चाहिए, जहां उनकी सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं, जिनके वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिस पार्टी के। मेरा यही मानना है कि आज तू मैं से हटके हमको एक क्यूमुलेटिव एफर्ट करना चाहिए, किसी का कोई दोष नहीं निकालना चाहिए और सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है अश्विनी शाही जी, जवाब ले लीजिए। जी मैम। देखिए, तू मैं तो ये कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र पे सवाल ये उठा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्यारी कौन होती है? जो कोरोना की जैसी महामारी के समय में जिन्हें चुनावों की ज्यादा चिंता होती है। बहुत सारे विपक्षी दल पहले ही कह चुके हैं कि चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी अकेले तो इनके एक इवेंट मैनेजर हैं जो हर जगह जाएंगे, हर रैली को संबोधित करेंगे और यही समय है कि किस प्रकार से सरकारों को गिराया जा सकता है। अब जहां तक यूपी की बात है, तो वहां का डेटा फज्ड क्यों है? क्यों हमारे को सही डेटा नहीं दिया जा रहा? हमने भैंसा कुंड में देखा कि कितनी लाशें जल रही थी, मगर जो डेटा आ रहा है वो क्या है, आप और मैं जानते हैं। गुजरात का डेटा कहाँ है? महाराष्ट्र को सवाल करना और सलाह देना, ये हर एक को सलाह और सवाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको किया जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करूं तो सेंट्रलाइज तो प्रधानमंत्री जी ने किया, इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं। और उनकी टांग खींचने का क्या मतलब है? देखिए, आप उनको गरीब गरीब कहकर बहुत कर चुके हैं जो करना चाहते थे, कोई उनकी टांग नहीं खींचता। जब विपक्ष सवाल उठाता है वो आपको टांग खींचने वाला इसलिए लगता है क्योंकि आप जो है एक कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। आपको ये कॉम्प्लेक्स है कि उनकी टांग खींची जा रही है। जब सवाल उठते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से, तो क्या हमने कभी कहा कि आप टांग क्यों खींच रहे हैं? एक और चीज मोहित जी, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हर बार मैंने यही कहा है कि वे हम सबके प्रधानमंत्री है। अगर देश के प्रधानमंत्री है तो सबके। जहां तक बात है वेंटिलेटर बनने की, तो केवल हमारे ही देश में नहीं, ये महामारी ऐसी आई है कि हर देश में
पूरी दुनिया में कई चीजें बनाई जा रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप लहर के बारे में बात कर रहे हैं कि लहर आ गई, तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये लहर आ सकती है? सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। जब WHO भी वार्न कर रहा था, आप देख लीजिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठा था कि हम कुंभ क्यों करवा रहे हैं। और देखिए, हमारे लिए कुंभ आस्था का सवाल है, तो उसको शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, तो हम प्रिकॉशंस के साथ अगर शुरू कर भी रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारे को स्ट्रैटेजी बदलकर लोगों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए। विपक्ष का सवाल जहां तक है, आप उनसे कह रहे हैं कि सवाल ना करें। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम सब के प्रधानमंत्री, कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे उनकी तस्वीर लगती है ना? तो एक काम और भी होना चाहिए कि इस वक्त कोविड के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है, तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी उनकी ही तस्वीर लगवा लें, ताकि लोगों को याद रहे कि ये कौन से समय में मौत हुई थी उनकी, या इससे आपको दिक्कत होगी। ये तो मेरा एक सलाह है। अब ये आप सकारात्मक रूप से लेना चाहते हैं या नकारात्मक, ये आपके ऊपर है, नहीं, या नहीं। उस पर आप किसी और की तस्वीर लगवाना चाहते हैं। बहुत हमें गंभीर सबको बात आप कह रही है, मुझे मिलकर लगता है कि अश्विनी जी को जवाब देना चाहिए। अश्विनी जी, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है कि अगर आप वैक्सीन को लेकर, आप जो वैक्सीन दे रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है, तो जो लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, जिन लोगों के निधन हो रहा है, जिन लोगों की मौत हो रही है, उस डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी फोटो होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ये दोहरा मापदंड कांग्रेस ही अपना सकती है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। बहुत इतना आपने गंभीर कहा, मैं बहुत गंभीरता से लेते हुए जवाब देना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी कुछ नहीं थी, तो कई भारत सरकार के कई चीजों पर सोनिया गांधी की तस्वीरें छपती थी और फाइलें जाकर वहां से पास होकर आती थी। ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन लोगों की एक दोहरा मापदंड है, जो अभी महाराष्ट्र के बारे में भी इन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में जो है आंकड़े सही बताए जा रहे हैं। तो आपने अभी ये देख लिया दोनों चीजें किस तरीके से, तो मोहित जी कितना गंभीर सवाल कांग्रेस उठा सकती है, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में आंकड़े सही बताए जा रहे हैं। तो ये जब जो पार्टी ये मापदंड अपना सकती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो, यहाँ पर ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया कि महाराष्ट्र में क्या लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई कि बाकी के जो आसपास के एकदम राज्य मिले हुए हैं वहां पर इस तरह के केस नहीं आ रहे। जब पता किया गया तो पता इसलिए हुआ, मामला जब सामने आया तो 10,000 ही टेस्टिंग हो रही है, तो केस अपने आप ही कम आएंगे। अब आपको मोहित जी एक बात और बताएं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए कितने राज्य, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहां सरकारें हैं? आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, मैं मानता हूं, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो आप सबके आंकड़े उठाकर देखिए, अपने आप हो जाएगा। तो क्यों पूरे हिंदुस्तान में, क्यों महाराष्ट्र में इतना ज्यादा क्यों? मैं ऐसा सवाल नहीं उठा रहा हूं जो आपने कहा कि अचानक जो है वो हो गया। महाराष्ट्र में अचानक, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, तेलंगाना में क्यों नहीं, आंध्रा में क्यों नहीं, कर्नाटक में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों, मध्य प्रदेश में तुमसे कम क्यों? मैं पूरी बात कर रहा हूं, जो उनसे लगे हुए राज्य हैं। चलिए ठीक मैं है, सबकी बात कर रहा हूं, इस पर भी जवाब ले लूंगा मैं। लेकिन दो बातें लगातार सुजाता जी उठा रही हैं। एक तो कुंभ के मामले को लेकर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सुजाता जी, आऊंगा मैं, जवाब लूंगा, लेकिन कुंभ को लेकर आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। रैलियों को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी 9 रैलियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो होनी है। जी अश्विनी शाही जी। देखिए मोहित जी, कुंभ और रैलियां, देखिए रैलियों पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग की चीज है। चुनाव आयोग का, देखिए एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग आज मना कर देगा। प्रधानमंत्री जी क्या, भारतीय जनता पार्टी का एक जो है कार्यकर्ता वहां नहीं दिखेगा आपको। तमिलनाडु में क्यों नहीं है? तमिलनाडु में राहुल गांधी वहां रैली नहीं कर रहे हैं क्या? कि प्रधानमंत्री जी की 9 रैलियां वहां दिखाई जा रही हैं। नहीं, बंगाल में हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार। नहीं, राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं। अभी आपने सवाल किया, नहीं, अभी आपने सवाल किया कि मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की 9 रैलियां हैं। आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी की 4 रैलियां हैं या 40 रैलियां हैं। नहीं, मैं सवाल वो उनसे जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने सवाल दे रहा हूँ। सुजाता जी का यही सवाल है। मोहित जी, मोहित जी सुन लीजिए, अब मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद जी 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 जी। तो वो चुनाव आयोग का है, और जो भी पार्टियां,
क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड की चुनाव आयोग से कि चुनाव को रद्द कर देना चाहिए पश्चिम बंगाल के? एक बार भी कोई न्यूज हो चलिए। तो आप मुझे मोहित जी दिखाएं। नहीं नहीं, अश्विनी शाही जी, मैं इस पे आपका पूरा कमेंट लूंगा, लेकिन इस बीच हमें उत्तर प्रदेश का रुख करना होगा। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार रुख करते हैं। और जो विद्यार्थियों की पठन पाठन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन जारी रहेगी। विद्यालयों के बारे में, महाविद्यालयों के बारे में और विश्वविद्यालयों के बारे में कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है 50% की उपस्थिति की अभी कार्यालयों में, यदि ये संभव होगी तो इसके अनुसार, या अन्य परिस्थितियां जिलों को देखते हुए, अपने महानगर में देखते हुए क्या परिस्थितियां हैं, कुलपति या विद्यालय के प्रधानाचार्य जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी से परामर्श करके वो अगर और कोई भी निर्णय होगा तो वो ले सकते हैं। इसके लिए वो अधिकृत होंगे कि वहाँ पर उपस्थित परीक्षाओं की तैयारी के लिए या ऑनलाइन टीचिंग के लिए किस प्रकार से हो, घर से ऑनलाइन टीचिंग करना है या विद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग करना है, क्या होगा, इसका निर्णय अपने स्तर से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर कोई कोरोना संक्रमण की परिस्थितियां विपरीत बढ़ती हैं तो, और नहीं तो अभी जो हमारा शासन का जो दिशा निर्देश होगा कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए, वही नियम 50% का अगर है तो 50% का, या कोई और नियम होगा तो उसके अनुसार विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। शिक्षकों की उपस्थिति भी उसी के अनुसार हो सकती है। लेकिन अगर कोई जिले की परिस्थिति विपरीत होती है तो निर्णय लेने के लिए अपने स्तर से जो कुलपति हैं या महाविद्यालय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी के परामर्श से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज बड़े पैमाने पर ये निर्णय हुआ है कि जो कंटेनमेंट जोन हैं उनको सख्ती से वो लागू हों। हमारे जो 10 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जहां पर 500 से या उससे अधिक के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं और जिला अधिकारी इसके लिए अधिकृत हैं कि यदि वो उचित समझते हैं तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 9 बजे से और 6 बजे तक वो कर्फ्यू उस जिले में लगा सकते हैं, रात्रिकालीन कर्फ्यू। तो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे। स्कूलों को लेकर आज क्योंकि बैठक हुई आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको लेकर क्या कुछ फैसले हुए उनकी जानकारी दे रहे थे। रुख सीधा चर्चा का करते हैं। अश्विनी शाही जी, आप जवाब दे रहे थे कुंभ को लेकर। कुंभ के बारे में कहना चाहूंगा। कुंभ में देखिए, कुंभ एक आस्था का पर्व होता है और मैं अभी भी इस परिस्थिति में, जो परिस्थितियां अचानक आई हैं, 10 दिन पहले ये सब चीजें नहीं थी, जो पहले से ये सब डिसाइडेड था कि कुंभ होना है, कैसे होना है, क्योंकि 4 साल और 12 साल बाद कुंभ आता है, वो पहले से डिसाइडेड था। लेकिन मैं अभी भी बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की तरह दोहरा चरित्र हमारा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुंभ है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कुंभ में इतनी भीड़ उचित नहीं है और अब कुंभ को जल्दी से अगर हो सकता है तो कम भीड़ के साथ वाइंड अप कर देना चाहिए, ये मेरी अपनी सलाह है। लेकिन वहां पर जो एंट्री पॉइंट पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई भी आदमी उत्तराखंड में जा रहा है उसका RT-PCR टेस्ट हो रहा है, नेगेटिव टेस्ट लेकर वहां पर जा रहा है। कल 14 से 15 लाख लोगों ने स्नान किया है शाही स्नान में, उसमें आपको अगर 1000 लोग परसों और कल मिलाकर पाए जाते हैं तो कोई संख्या नहीं है। ये तो इतने तो नॉर्मल शहरों में पाए जा रहे हैं आजकल। तो कुंभ का एक पवित्र स्नान हो रहा है, गंगा का पानी अमृत है, वो आस्था का प्रश्न है। वहां पर पहले से चीजें थी, लेकिन फिर भी वहां पर चीजों को देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता, वहां मास्क लोग प्रॉपर नहीं लगाए हुए हैं, ये भी वहां देखने को मिल रहा है। मगर जो शुरुआती सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर की गई है, हर की पौड़ी के कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में हर जगह व्यवस्था है। चीजों को एहतियात के तौर पर बेहतर करने की कोशिश उत्तराखंड करने की आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के मुख्यमंत्री के बयान आए, जिस तरह के आंकड़ों में इतना बड़ा उछाल आया है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि
हमने देखा था कि किस तरीके से मरकज को लेकर बातें कही गई, तबलीगी जमात को लेकर बातें कही गई। वहीं दूसरी तरफ आस्था की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा यही है कि जिस तरह से दिल्ली में फैसला लिया गया या महाराष्ट्र में कड़े फैसले लिए गए, वैसे उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में सरकार लेगी या नहीं लेगी। सुजाता जी, मैं रुख आपका करूंगा और अंतिम रूप में आपके पास मैं आ रहा हूं और मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे संक्रमण से जब इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कोरोना संक्रमित हुए हैं, मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हम साइंस को पीछे रखकर इस वक्त धर्म और आस्था की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर इससे खुश नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम सचमुच में लोगों की जान की रक्षा नहीं कर सकते तो सरकार का कोई मतलब नहीं होता। आपने सुना अभी कि किस प्रकार से जो कदम लिए जाने हैं उनके बारे में अभी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश से भी आपने सुनवाया। लेकिन अब जरूरत है कि हम नियम कायदों का सख्ती से पालन करवाएं और जहां पे भी भीड़ हो रही है वहां पे भीड़ ना हो। हम हॉस्पिटल्स में ध्यान दें कि वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो, वहां टेस्टिंग भी ज्यादा हो और जिसे कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जाए। मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि हमारे देश में तो इतने बड़े देश में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है और ये इसकी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तर्ज पर वे इसे डिसेंट्रलाइज करें, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो वैसे भी राज्य का सब्जेक्ट होता है। अगर वैक्सीन सही अमाउंट में हर राज्य को पहुंचे और हर राज्य को ये कहा जाए कि टारगेट दिया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें लोगों को, तो मुझे लगता है कि हम स्थिति को संभाल पाएंगे। नियम कायदे, वैक्सीन, टेस्टिंग और इलाज, यही इस सब चीज का जो है एकमात्र सोल्यूशन है। और कुंभ की जहां तक बात है तो साइंस जिसने पढ़ा होगा वो ये बात अवश्य बताएगा कि अगर 5,000 लोग निकले हैं तो वो तो केवल वो हैं जिनकी टेस्टिंग हुई है, लेकिन वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं ये चिंता का विषय होता है। उन लोगों को कैसे संभाला जाएगा? कुंभ को मैं उत्तराखंड से हूँ, इसलिए कुंभ को हमें बंद करने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि हमारा सिस्टम इस भार को नहीं ले पाएगा। अगर ज्यादा लोग होंगे तो हम उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में भी हमें दिक्कत होने वाली है। पूरे देश में जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये, पूरे देश में जाएंगे, संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन अंतिम कमेंट के रूप में मैं अश्वनी शाही जी आपके पास आ रहा हूं, क्या सख्त कदम उठाने की तैयारी में सरकार है? देखिए, जो सरकार इतने एहतियात के कदम होते, सख्त कदम हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए हमें जीवन भी चलाना है और आर्थिक समस्याओं से भी जूझती रही है सरकार और लोग जूझते रहे हैं, हमें उसको भी देखना है। तो सरकार जो भी होगा, पूरे इस बार सारे राज्य सरकारों को सभी चीज दे दिया गया है, राज्य सरकारों के ऊपर है अब वो क्या करती हैं, कैसे फैसले लेती हैं, केंद्र सरकार से हटाकर राज्य सरकारों पर है। लेकिन मैं एक बार, क्योंकि ये आखिरी कमेंट आपको मैं दे रहा हूं इस समय 1 बजे वाला आप न्यूज का, मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर यहाँ के पूरे देश की जनता से जो एक प्रतिष्ठित चैनल देख रहे हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप लोग मास्क लगाएं, आप लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि सरकारों को जो करना है वो कर रही हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम भी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय कड़ाई और ढिलाई नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ देख रेख करने की जरूरत है। कड़ाई ढिलाई पर मत जाइए, सिर्फ अपनी देख रेख करिए, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की, सबकी देख रेख करिए और सबको कम से कम प्रोटोकॉल के लिए। आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज हमारी कोशिश थी कि बढ़ते आंकड़ों के बीच जिस तरह के हालात देश में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जो अस्पतालों की हालत है उसको लेकर उसे समझने की कोशिश करें और सरकार क्या कड़े कदम उठाने की तैयारी में है उसको समझने की कोशिश करें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।